हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में कि आखिर वन डे एग्जाम, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो सीजीएल, या फिर एसएससी के अदर सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, या फिर वो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम हो, हमें मैथ्स को जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं बेसिक से लेकर वन डे एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए डिजाइन की गई है जिनका बेसिक्स जो बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर वन डे मैथ्स एग्जाम के लिए हम मैथ को किस तरह से रेडी करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर 1 पॉइंट। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले जो साइकोलॉजी है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। मतलब अगर आप पहले ही मान के बैठ जाएंगे, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा कंपटीशन में हमें ये देखने को मिलता है और ये हम रोज देखते हैं। वो बच्चा बीए का है, या फिर वो बच्चा आर्ट साइड कॉमर्स का है, या फिर वो बच्चा बायोलॉजी का है, उसने ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं पढ़ा होता। कई तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सीजीएल या अदर्स एग्जाम की, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता और वो पहली बार मैथ्स पढ़ते हैं और उनका जो कांटेक्ट है 10 से 12 साल का गैप हो चुका होता है मैथ्स को पढ़े हुए। उसके बाद आप कहते हैं, आप समझते हैं कि कहने को यूपीएससी सीसेट में मैथ्स 10th लेवल है, कहने को सीजीएल में भी मैथ्स 10th लेवल है, लेकिन क्या एक्चुअल में 10th लेवल है? नहीं। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको ना अपनी एक साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हां आप कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी महंगी लगती है? अब नहीं। दृष्टि एसएससी का महापैक लो। 35,000 रुपए के कोर्सेज सिर्फ 3,699 में। एक सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल कोर्सेज, सब कुछ एक जगह, एक दाम। एडमिशंस अभी ओपन है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या कॉल करें 87501 87501 पर। सबसे पहले जब तक आप देखो, जब तक आप अपने माइंड से उस चीज या उस चीज तक नहीं पहुंच सकते कि जी हां आप कर सकते हैं, तो आप फिजिकल या फिर प्रैक्टिकल भी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि हां पॉसिबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फाउंडेशन बैच में एनरोल होते हैं और उसमें से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार 10-10, 12-12 साल के बाद मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं तो 10-10, 12 साल के बाद जिनका गैप हो चुका है, चाहे आपका सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे कोई भी एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो, और आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपको 7, 8, 10 साल का गैप हो चुका है या 5 साल का गैप हो चुका है, तो नीचे कमेंट करिए। तो सबसे पहले उन बच्चों को अपने के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि भाई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप ऐसे ना सोच लें कि नहीं भाई हम तो कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। अब सबसे बड़ी बात आती है 3 स्टेप अप्रोच हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। नंबर 1, एक पहली बेसिक चीज जिससे आपका गैप काफी टाइम से रहा है, दैट इज द मास्टर्स बनना पड़ेगा आपको बेसिक्स में, जो बहुत ही बेसिक्स है। देखिए जब हम पढ़ाते हैं ना फाउंडेशन में या कहीं भी वाईटी पर, तो बच्चे एक कमेंट करते हैं, सर ये हम रोज सुनते हैं बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं, बेसिक्स हैं। आप जो ना एक बार सारे बेसिक्स पढ़ा दो। बच्चा, सारे बेसिक्स कभी भी एक बार नहीं पढ़ाए जाते। आप इस बात को समझिए। पूरी मैथ्स जब तक चलती रहेगी वो हर रोज बेसिक्स आता रहेगा। आप समझिए इस चीज को। तो आप ये ना सोचें कि कहीं कोई किताब है या फिर मैं पूरे बेसिक्स एक साथ घोंट के पी जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप मान के चलिए आपका 8 से 10 महीने का कोई सिलेबस है, पहले दिन आपने पढ़ा है और आज मान के चलिए लास्ट टॉपिक है, तो आज के दिन भी जो आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक्स आ रहा होगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, एक तो माइंड से आप ये निकालिए कि सारे बेसिक्स आप एक ही साथ किसी बुक्स में है और आप उसको घोंट के पी जाएंगे। नहीं, बेसिक्स आपके सामने रोज आएंगे, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी। जैसे मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी एक क्वेश्चन आया था एडिक्विटी के, कि उसमें जो मैंने यूट्यूब पे कराया भी है,
और वो क्वेश्चन था मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन से और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूं कि 90% बच्चे सबने पढ़ा है, लेकिन 90% बच्चे भूल चुके होते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन उचित वास्तव में भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे कोई फ्रैक्शन है 6/7, 7/9, 8/7, इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 3rd स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई। और ये ऐसी चीज है कि इनको अगर फैकल्टी भी जैसे टाइम रिवाइज ना करे या उसका यूज ना देखे, है ना, यही तो रूल भाई, पूरी बायोलॉजी में यही तो चीज दिखाई गया। जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो यूजलेस होती चली गई, उनका अस्तित्व मिटता चला गया। तो जो चीज आप यूज करना बंद कर दोगे, जो चीज आप रिवाइज करना बंद कर दोगे, उनका अस्तित्व वो भूलते चले जाओगे। तो ये बेसिक्स है। अब आप सोचने लगो कि मैं इसके लिए स्पेशल बुक्स पढ़ूं, नहीं, हो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और पहले आप कोई बेसिक्स की कोई बुक लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए, अब होता क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो छोटी छोटी चीजें, तो सर बेसिक्स तो करने हैं, विदाउट बेसिक्स तो होगा ही नहीं कुछ। लेकिन बेसिक्स के लिए सेपरेट कॉपी बनाओ, इंडिविजुअल अपनी कॉपी बनाओ, फालतू रील देखने से बचिए और वहां धीरे धीरे जहां जहां जो चीजें बेसिक्स में मिल रही हैं, उस प्रॉपर अपनी कॉपी पे नोट्स करते हुए जाइए, जो आपको काम आएंगे। दूसरा, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, मैं अभी आगे बताऊंगा नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, 3 स्टेप अप्रोच में दूसरा आता है प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी जो है की है सक्सेस का। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे कई बार आपने इंटरव्यू में देखा होगा, मोदी जी का इंटरव्यू लेने गए या फिर किसी भी पार्टी का किसी का इंटरव्यू लेने गए, तो वो बोलते हैं कि आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उतनी रिसर्च, आपने उतना डिटेल्ड, आपने उतनी गहन अध्ययन नहीं किया। तो कहने को होमवर्क एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है अपने डेली होमवर्क पे, डेली जो सीख रहा है वो डेली प्रैक्टिस सेट कर रहा है, डेली बुक से प्रैक्टिस कर रहा है, तो 100% आगे जाके इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो अगर आपका माइंड थोड़ा लो भी है, आपका आईक्यू लेवल आपका लो भी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैथ के क्वेश्चन बहुत स्लो समझ में आते हैं, इतनी देर में तो और बच्चे आगे भी बढ़ जाते हैं, इतनी देर में बच्चे आंसर भी दे देते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो भी आप कछुए की तरह खरगोश से आगे निकल जाएंगे। यस और नो? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तीसरा, बिल्ड स्पीड। तो स्पीड को आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, वो धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहली चीज हम इसको समझते हैं, नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, हम जो पॉइंट समझने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये 3 स्टेप समझने वाले हैं, हम इसमें इन चीज को समझेंगे। बेसिक लेवल बुक्स। अब जो बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमें बेसिक लेवल बुक्स ले लेनी चाहिए क्या, जब भी हम भी बोलते हैं किसी फाउंडेशन में कि भाई बच्चा आपके तो मैथ्स बहुत वीक है, और वो तो पता चल जाता है। अब सोचिए, अगर बच्चा x की पावर a का होल b अगर ओपन नहीं कर पा रहा है, 2 रेज़ की पावर 2 का होल 3, और ये होता है, ये बड़ा कॉमन सेंस है, ये उनके लिए खास है जिसको 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, नहीं पता है, बायो का बच्चा है, बॉटनी का बच्चा है। अब उसको 2 रेज़ की पावर 2 का होल क्यू और 2 रेज़ की पावर 3 का होल 2 में डिफरेंस नहीं पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे x की पावर a का होल b x की पावर a भी होता है, तो 2 की पावर 3 भी 6 होता है, और 2 की पावर 3 का होल 2 भी 6 होता है। तो सबसे पहले तो मेरी राय उन विद्यार्थियों के लिए है जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में, अगर ये मैंने नोटिस किया खुद पर्सनली, जो भी बच्चा फर्स्ट से लेके 8th या 9th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है ना, उसकी मैथ्स धीरे धीरे मुझे बहुत चेंजेस मिला। ये मैंने पर्सनली देखा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन में क्या होता है कि आप इतना ज्यादा ब्रॉड तो है नहीं, आप थोड़ा सा स्टडी करें, खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, बच्चा आने वाला है, उसको पढ़ाना है। तो एक तो बहुत अच्छा है, अगर एक
टेक्निक है कि अगर आप दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दे, 8 से 9 तक के बच्चे को पकड़ो, उससे क्या है भाई, फ्री में पढ़, पैसे मत लो उससे, फ्री में पढ़ाओ उसके अपने। अगर आप कहीं आसपास गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, अगर आप सिटी की बात करें, अगर आप आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो फिर तो 9th क्लास का तो बहुत हाई हो जाएगा। 9th क्लास में तो इतनी स्टैंडर्ड चीजें आने लगी है, अर्धा 7th 8th में तो टिगनो आ जाती है। लेकिन अगर आप गांव में है, कहीं भी है, 5th 6th 7th जितना हो सके आप ट्राई करो, और उसको ईमानदारी से पढ़ाइए, खुद वर्क कीजिए। जितना आप वर्क करेंगे तो जितना आप क्वेश्चन आपके माइंड में आते थे ना, वो आपको हेल्प करेंगे। नंबर 2, आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बेसिक्स चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले सकते हैं। अच्छा, बेसिक्स के लिए एक चीज और है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब वीडियो वगैरह देखो। हमारी जो वीडियो है दृष्टि एसएससी प्लेटफॉर्म पर, डेली वीडियो देखिए, और उन जो चीजें आती है ना, देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखते लाखों लोग हैं लेकिन उसको नोट करते हैं बहुत ही कम लोग। तो सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को नोट करते चले जाओ, छोटी छोटी चीजों को अपने पास कलेक्ट करते चले जाओ, उन ट्रिक्स को, उन जिससे आपको एक, जिसको बोलते हैं ना, खजाना मिल जाएगा धीरे धीरे कर। कॉम्पिटिटिव के जो आपका कॉम्पिटिटिव की बुक्स हैं वो तो है ही, लेकिन आपके लिए जैसे आप अगर आप दृष्टि प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो दृष्टि बुक्स या कोई भी बुक्स, लेकिन उनके लिए, उनसे पहले आप एनसीईआरटी के छोटी क्लास में काम आ सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जीरो लेवल से। हम हमेशा जीरो लेवल से स्टार्टिंग करो, और आप देखेंगे जीरो लेवल से धीरे धीरे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़िए। अब बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, जब भी आप मैथ्स पढ़ें, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी मैथ्स को कनेक्ट करके रखते हैं। सबसे पहला तो है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जब भी आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम यूज होता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सी सेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, पूरी मैथ्स एक तरफ, खाली नंबर सिस्टम से ही 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं सी सेट में। इतना हाई फाई क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम इतना ज्यादा वैल्यू रखता है। तो नंबर सिस्टम आपके माइंड्स को ओपन करता है, ताकि आगे जैसे अलजेब्रा नंबर सिस्टम से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें। दूसरा एक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो अनुपात और समानुपात, तो अनुपात और समानुपात जब आप पढ़ेंगे तो होता क्या है, बहुत सारी चीजें हैं रेशियो में, रेशियो बैलेंस करना, जो आप अदर्स चैप्टर में भी यूज करते हैं। वहां तो यूज होगा, अदर्स चैप्टर में भी यूज होगा, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा, और जिनको आप पढ़ा रहे हैं और आपको भी, है ना। तो सबसे पहले जीरो लेवल से हम कैसे पढ़ेंगे, आपको जीरो लेवल से नंबर सिस्टम की स्टडी करिए, प्रॉपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरी मैथ से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, एक चीज ध्यान रखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये माइंड से निकाल दें कि बेसिक्स आप एक साथ घोंट के पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिक्स डेली आएंगे आपको। आप अगर जैसे हमारे फाउंडेशन में एनरोल होते हैं तो बेसिक्स डेली आते हैं। मैंने ये देखा गया कि जो भी बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आप रिवीजन के इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, 10, 10, 200 और YT, तो 100% सक्सेस आपसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन बात वही है, आपको पूरी जी जान लगाकर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लेते हैं, आपको सिस्टमैटिक पता चल गया है कि आप ये फाउंडेशन में, मान लो कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, तो उसका टारगेट होना चाहिए कि वो क्लास के नोट्स को कम से कम 10 बार रिवाइज करे, ना कि केवल एक बार। बहुत सारे बच्चे हैं मुझे बार बार कमेंट करते हैं, सामने एक बार पढ़ा है और मैं भूल रहा हूं। बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन है ये, कि होता ही है, वो सबके साथ होता है कि नहीं। अगर हम भी एक बार पढ़ते तो हम भी भूलते हैं उसको, बार बार हम होता रहता है क्वेश्चन, कभी उस बैच में कभी उस बैच में, तो फैकल्टी को तो रट जाता है। लेकिन आपको रटने के लिए आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा, क्लास नोट्स मिनिमम 10 टाइम्स। बात आती है, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाती है जब भी आप किसी फाउंडेशन में एनरोल होते हैं, किसी बैच में प्रैक्टिस सीट लगाइए। वो कॉम्बिनेशन होता है, वो बेस्ट 100 क्वेश्चनों का।
फिर आपको 200 कम से कम मॉक टेस्ट देने होते हैं। मॉक टेस्ट ये स्कोर करने का मैथ्स में गोल्डन एप्पल वो है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 10 टाइम्स है प्रैक्टिस सीट के साथ, आपको कोई भी एक बुक, बच्चे क्या करते हैं गलती, वो क्लास के नोट से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सीट से पढ़ते हैं, लेकिन बुक नहीं लगाते, क्योंकि बुक लगाने में पूरी एनर्जी लगती है। आप मार्केट से XYZ कोई भी बुक ले आएंगे, 400 क्वेश्चन अलजेब्रा के, तो भाई उनमें टाइम लगेगा, और वो टाइम ही तो आपको सक्सेस दिलाता है। जिस तरह से अगर जो बच्चा इसको प्रैक्टिकली एक्चुअल में यूज करता जा रहा है, वो सक्सेस के क्लोज जाता रहता है। और YT यूट्यूब पे जो हमारी क्लास होती है, जैसे अभी जो हमारी क्लास हो रही है वो 1 PM से 2 PM पर हो रही है, तो जो बच्चा डेली कर रहा है, हम उसमें CSET के क्वेश्चन, CDS के क्वेश्चन, एडिक्विटी 2025 और मिक्स क्वेश्चन सब कराते हैं। ये चीज आपको करनी। तो सबसे पहले हम कोशिश किया करो, ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका बेसिक नंबर सिस्टम हुआ डेली। एक तो डेली प्रैक्टिस करिए, आप कुछ टाइम दे दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि भाई 30 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, ये मुझे डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब मैथ्स को मुझे इतना टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं, सर कितना टाइम दे मैथ्स में, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां आपको लगता है कि कोई चीज हावी हो रही है, कि सर वर्क एंड टाइम मुझ पर हावी हो रहा है, वर्क एंड टाइम नहीं समझ में आ रहा, तो सारे सब्जेक्ट 2-3 दिन के लिए जो क्लासेस है वो करते रहो, और वो उनको हटाकर प्योर फोकस उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक पे करो 2 दिन तक। जब 24 घंटे 72 घंटे दोगे तो खुद ही आपको उसमें से निखार मिलेगा। तीसरा, प्रोग्रेस ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, एकदम से आप जल्दीबाजी ना करें, ऐसे ना सोचें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब देखिए, आते हुए क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा करने से मिस्टेक्स होती है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह रिवीजन तो आपको खुद ही आप क्लास में करते रहते हो, तो आपको चीजें सीखने को मिलती रहती है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, नंबर सिस्टम बेसिक्स है। अब देखो, अगर मैं SSC के एग्जाम की बात करूं या IBPS या किसी भी वनडे एग्जाम, बेसिक है नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ये 2 टॉपिक पूरे 70 से 80% मैथ्स को कवर करते हैं। अब सोचिए, जिसकी परसेंटेज, कुछ बच्चों को बेसिक फ्रैक्शन याद नहीं होती, अब 16 2/3 ही उन्हें याद नहीं है, और वो कहते हैं कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। कैसे बढ़ेगी स्पीड? अब आपको नहीं याद है 66 2/3 कितना बनाता है, तो 66.66 कितना बनाता है, तो भाई कैसे बढ़ेगी स्पीड, कैसे इंक्रीज होगी स्पीड? स्पीड इंक्रीज नहीं होगी तो एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जिन पर आपको कमांड होनी चाहिए। पूरी परसेंटेज, जब आप परसेंटेज पे कमांड कर लेते हैं तो परसेंटेज का ही यूज प्रॉफिट लॉस में है, इसका ही यूज आपका रेशियो में है, सिंपल इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में है, DI में है, मिक्सर एलिगेशन में है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना। चलिए, आई होप। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, अपना स्टडी प्लान को कुछ इस तरह से शेड्यूल करना है। डेली का जो आपका स्टडी प्लान होगा, आप क्या करेंगे, 1 से 2 घंटे तक कंसेप्ट लर्निंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग न्यू टॉपिक्स। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, आप जानते हैं वो जमाना गया कि अब आप खुद पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है, किसी पे भी टाइम नहीं है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हर एक भाई, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। फैमिली वाले कहते हैं कि 1 साल है, 1.5 साल है, ऐसा तो कोई नहीं कहता कि आपके बाद जब तक पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि सब ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना तो कोई नहीं करता आजकल कि वो बुक से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाए, क्योंकि वर्क एंड टाइम मान लेंगे, एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके अगर आप उसको 10 दिन में पढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूट में या किसी फाउंडेशन बैच में आप मात्र वो 1 घंटे में कमांड कर सकते हैं। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस ट्रांसफर होता है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। सेल्फ स्टडी का मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसकी सेल्फ स्टडी करें, नए टॉपिक्स में सेल्फ स्टडी करने से टाइम वेस्ट ना करें। इतना अच्छा आप उसको सीधा फाउंडेशन या किसी भी बैच में एनरोल होके अपना उसको पढ़िए। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले टेस्ट का प्लान रखिए अपने आप। जब आप वीकली टेस्ट रखेंगे, अपने आप को चेक करते रहिए। नंबर 2, डेली कंसेप्ट रीडिंग, जो भी आपको वीडियोस है कंसेप्ट उसमें लिखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और 2 से 3 घंटे तक एक्टिव प्रैक्टिस करिए। जिसकी मैथ्स ज्यादा वीक है
उनको प्रैक्टिस कुछ ज्यादा करनी चाहिए। अब मैं आपको बेसिक चीजें कहता हूं, जैसे बेसिक प्रॉब्लम कहां आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स है। जैसे आप जानते हैं 11 के मल्टीप्लाई है, कितना ज्यादा यूज होता है, और बैंकिंग में एसएससी में कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। मान लो ये 11 की मल्टीप्लाई करनी है, ये डायरेक्ट सीधा ट्रिक यूज होती है। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को आप जानते हैं, 11 की मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट नंबर को यहां लिखा जाता है, लास्ट नंबर को यहां लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं। 4 और 1 5, 3 और 1 4, और 3 और 2 5, 2 5 4 5 4। तो जैसे 2 4 5 4 5। तो कुल मिलाकर ये ट्रिक आपके पाथ को, सक्सेस के पाथ को आपके क्लोज लाती हैं, इजी बनाती हैं, तो इनको आना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ट्रिकें आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगी, जैसे आप YouTube खोलेंगे 333 का होल क्यूब। भाई ज्यादा फालतू ट्रिक्स या फिर ट्रिकी को ही याद करने में एक अलग सा माइंड लग रहा है, तो ऐसी ट्रिक किसी काम की नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कि वो और ना मुझे कभी किसी पेपर में वो एप्लीकेबल हो पाती है कि कोई एक ऐसी ट्रिक, मतलब फालतू ट्रिक से बचिए। जो आपको लग पा रहा है, जो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको अप्लाई करिए, उसको सीखिए, रट्टा मत मारिए। ज्यादा रट्टा भी सही नहीं है कि नहीं। ये बात अलग है कि जब आप जैसे कुछ चैप्टर जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, उनके रिजल्ट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिकों का रट्टा भी मारने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको खुद करने होंगे कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा मुझे सीखना है, कौन सा मुझे नहीं सीखना है ना। आप बस सोचो, वैसी ट्रिक आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या मैंने कितनी बैंकिंग की क्लासें देखी है, कितनी इंस्टीट्यूट की, वो बता रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई, ये कर दो, वो कर दो भाई, लेकिन वो उसमें से 70 से 80% जब आप अप्लाई करने जाते हो ना, अप्लाई नहीं होती हैं, वो याद नहीं आती हैं। कितने में टॉपर्स के आपको इंटरव्यू दिखा दूं, वो कहते हैं कि हम बैंकिंग जैसे एग्जाम में जो कैलकुलेशन बेस है, हम कभी भी कोई ट्रिक यूज ही नहीं करते, नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो ऐसा ना करो। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर 4553 का मुझे क्यूब करना है, कोई ट्रिक बताओ। कुछ मत करो, जरूरी नहीं कि वो क्यूब से ही हो, वो ऑप्शन से भी हो सकता है, वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब कुछ चीजें आपको करनी चाहिए, जैसे मान लो आपको ये कितना आता है, 25 की मल्टीप्लाई। अब ये बेसिक चीजें हैं, ये कैलकुलेशन को इजी बनाती हैं। अब जैसे 25 को हम सीधा सीधा 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। तो 4 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है, और इसके 2 जीरो। बताइए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट, कंफर्म, ठीक है ना। तो सीधा अब जैसे इसमें 25 100/4 25 है, 4 से डिवाइड किया और 2 जीरो वाले, ये आ गया का 100/25, ठीक है ना। ऐसी चीजें हैं जो आपको काम आती हैं। जैसे 125 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको 1000/8 लिख दीजिए, दैट इज द 111, और ये हो गया 111,000। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके काम आएंगी, आपको इनको नोट करते हुए चलना है, काम आना है। अब देखिए एसएससी में खासकर मैं उन बच्चों को बताऊं जो पहली बार या बहुत टाइम के कांटेक्ट नहीं होता, बोर्ड मास रूल 3rd क्लास में आ जाता है भैया, बोर्ड मास रूल 3rd क्लास में, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अब इसी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, सारे बच्चे खुद निकालिए वीडियो को पॉज करके, इसका आंसर निकालिए कितना होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमें बोर्ड मास सॉल्व करना हो, पहले हम इसको करते हैं, और कहीं लिखा हो A/B / C / D, लिखते हैं A × 1/B 1/C 1/T। तो 5 × 1/5 1/5 1/5, और 4 बार ये है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, 5 5 जा 25। तो ये बेसिक चीज हैं जो बार बार यूज होंगी। क्लियर? चलो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको, जब आप रेगुलर क्लास करेंगे तब आप सीखेंगे इसको कैसे करना है। जैसे कई बार 0.6 का रूट आ रखा है, जीडी एसएससी जीडी के एग्जाम में कितनी बार आ रखा है। अब देखिए कितना बेसिक सा लग रहा है। तो ये आप तभी सीखेंगे जब धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना आरंभ करें। सबसे बड़ी बात, कंसेप्ट बिल्ड हो गए, कंसेप्ट समझ रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको स्पीड और एक्यूरेसी,
आपके स्कोर खाली कंसेप्ट समझने से नहीं आएगा। स्कोर खाली प्रैक्टिस करने से या खाली कंसेप्ट को रटने से नहीं आएगा, आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक से, डेली प्रैक्टिस, यूज टाइमर का, अब तो वैसे भी सुनने में आ रहा है आगे अदर्स सीजीएल में भी लग सकता है टाइमर, उसके अकॉर्डिंग, और अपनी जो मिस्टेक्स है उसको एनालिसिस करके। ठीक है, ये सारी चीज हैं जो आपको वर्क करेंगी अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, बार बार मिस्टेक ये करते, वो पहले उस चैप्टर के बेसिक्स नहीं पढ़ते। कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, सीधा वो आ जाते हैं मेन चैप्टर पर कि सर हम तो मेन चैप्टर में हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं वो क्या है, मिक्स फॉर्म में है, वो अधिकतर बुक्स मिक्स फॉर्म में है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं, पहले कंप्लीट सिस्टमेटिक चैप्टर अपना फिनिश करो, तभी नया चैप्टर स्टार्ट करो जब वो फिनिश हो जाए, है ना। चलिए, पैसिव लर्निंग मतलब वीडियो देखना विदाउट सॉल्विंग, और जब आप घर पे भी क्वेश्चन करें तो विदाउट सॉल्व करें। पहले सॉल्व देखें ना, उसको सॉल्यूशन को ना देखें, पहले करें फिर उसको मैच कराएं। चलो, रिवीजन को नेग्लेक्ट करना, और ये सारी चीजों से ही आपके कॉन्फिडेंस डाउन होते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटजी, अगर लास्ट में फाइनल एक बार बोलूं तो जो बच्चा 10, 200 और YT को देख रहा है, कर रहा है, 100% उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 100%। ठीक है, तो बैट्स बिकम इजी विद प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। आई होप बच्चा आप समझ पाए होंगे। नीचे कमेंट करिए अगर आपको और कोई रिलेटेड इससे वीडियो चाहिए, हम आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। SSC CGL की तैयारी शुरू करनी है लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रही? अब जुड़िए दृष्टि SSC के साथ। SSC CGL फाउंडेशन 2026 लाइव कोर्स, जहां मिलेगी सभी SSC और वनडे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में पाए 10 SSC बुक्स बिल्कुल फ्री। एडमिशंस ओपन है, अभी डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या कॉल करें 87501 87501।